गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण नविका का पाठ नंबर 10 जिसका नाम है क्रिया। ठीक है, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक निकाल ले व पृष्ठ संख्या 52 खोल लें, जो कि हमारा आज का विषय है क्रिया। बच्चों, क्रिया के बारे में आप लोग जो है पहले थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, आपने पहले पढ़ा भी होगा पिछली कक्षाओं में। बच्चों, क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? क्रिया होता है जिससे हमें किसी कार्य के होने का या करने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बच्चों, जो क्रिया होता है उसके बिना हमारा जो वाक्य होता है वो अधूरा होता है। ठीक है, अगर खाली क्रिया होगी तो वाक्य पूर्ण हो सकता है, यानी कि उसका कोई अर्थ निकल सकता है। पर अगर वाक्य में क्रिया ही नहीं होगी तो वो वाक्य निरर्थक होगा। ठीक है, वो कोई भी काम का नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्रिया के बिना वाक्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि क्रिया जो है वो वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकेली क्रिया जो है वाक्य का अर्थ हमें समझा सकती है, पर अगर क्रिया ही वाक्य में नहीं होगी तो वो वाक्य कोई अर्थ नहीं रखेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया को पढ़ने के लिए आपकी पुस्तक में जो है कुछ वाक्य दिए गए हैं। चलिए पहले इन्हें पढ़ते हैं। सचिन जाता है। जो आप ब्लू कलर से जो बच्चों देख रहे हैं वो हमारे सब क्या दर्शा रहे हैं? हमें क्रिया दर्शा रहे हैं। सचिन जाता है, जाना क्या हो गया? क्रिया। खाना, पीना, चलना, मतलब जिससे भी हमें ये पता चलता है, जिस भी शब्द से कि इसमें कार्य हो रहा है या उसके होने का बोध होता है। ठीक है, किए जाने का बोध होता है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे सचिन जा रहा था, सचिन जाएगा, सचिन जाओ, सचिन गया। तो आपने देखा एक ही क्रिया के कितने रूप हैं? जाता है, जा रहा था, जाएगा, जाओ, गया। तो इन सभी शब्दों में आपने क्या देखा? इन सभी शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है। सचिन जाता है यानी जा रहा है। ठीक है, ये सभी उनसे हमें पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है या होगा। ठीक है, तो किसी न किसी कार्य के होने का हमें इससे बोध हुआ, तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। अब एक बार क्रिया की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने अथवा किसी घटना को पूरा होने की सूचना मिलती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्रिया जो है मैंने आपको बता दिया कि क्रिया जो है वो वाक्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, यदि वाक्य में कुछ और भी ना होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा और खाली क्रिया होगी, तो हम उस वाक्य का अर्थ समझ सकते हैं। पर अगर वाक्य में क्रिया ही नहीं होगी तो हम उस वाक्य को नहीं समझ पाएंगे। तो क्रिया जो है वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर बच्चों चलते हैं क्रिया के भेद की तरफ। क्रिया के बच्चों दो भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक और दूसरा हमारा होता है अकर्मक। इनके बारे में अब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। पहले बच्चों, कर्ता का असर अथवा जिस फल जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब कर्ता का असर या फल जिस पर पड़ेगा उसे हम कर्ता कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म मतलब कार्य करना। तो कर्ता का जो असर होगा, जो कार्य कर रहा होगा उसका जो असर होगा वो किस पर होगा? कर्म कहते हैं, उसे हम कर्म पर होगा। जैसे सौरभ पुस्तकें पढ़ता है। इस वाक्य में सौरभ के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सौरभ पुस्तकें पढ़ता है, इसमें जो है सौरभ के आधार पर सौरभ क्या पढ़ता है? पुस्तकें। ठीक है, तो दो आधार पर वाक्यों को बांटा गया है। एक हमारा है सकर्मक और दूसरा हमारा है अकर्मक। पहले देखते हैं बच्चों सकर्मक।
सकर्मक क्या होता है? जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक कहा जाता है। जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, बेचना, पीना, खरीदना आदि। जैसे इसके लिए हमें कर्म की अपेक्षा होती है, कर्म चाहिए होता है कि वह अपनी पुरानी कार बेचेगा। ठीक है, वे संतरे खा रहे, मतलब क्या खा रहे हैं? संतरे खा रहे, क्या बेचेगा? कार बेचेगा। क्या गाएगा? गाना गाएगा। क्या खरीदेंगे? फल खरीदेंगे। तो ये क्या हो गया? कर्म। तो ये हमारा फल, गाना, संतरे, कार, ये सब क्या है बच्चों? कर्म है। तो हमें सकर्मक क्रिया क्या होती है? जहाँ पर हमें कर्म की अपेक्षा होती है वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्या हो गए? हमारे कर्म हो गए। और सभी क्रियाओं का फल किन पर पड़ रहा है? क्रिया मतलब जो खरीदना है, क्या खरीद रहा है? फल। क्या गाएगा? गाना। क्या खा रहे हैं? वह संतरे। क्या बेचेगा? कार। तो जो एक क्रिया का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है बच्चों? हमारे कार पर, कर्म पर पड़ रहा है। कार जो हो गया वो हमारा कर्म हो गया। क्रिया का प्रभाव इन सब में किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो ये होती है, सरल शब्दों में हम कहें तो क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा बनी हुई है और कर्म भी इन्हें प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त है। अतः ये सब क्या होती है? हमारी सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, जिनमें क्या होता है? क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है। ठीक है, तो ये था हमारा सकर्मक। अब जो दूसरा भेद है वो है बच्चों हमारा अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं क्या होती है? जहाँ वाक्य में क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, मतलब क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, रोना, सोना, उठना, दौड़ना आदि। ये अपने आप में ही एक पूर्ण क्रिया है। जैसे बच्चे हंस रहे हैं, राम रो रहा है, वह अपने घर सो रहा था, पेड़ गिर गई। मतलब इनके लिए हमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं हुई, इसीलिए ये हमारे क्या हो गए बच्चों? अकर्मक क्रियाएं होंगी। ऊपर दी गई सभी क्रियाएं क्या है? अकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म की अपेक्षा हमें महसूस नहीं हुई। ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है हमारे सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। अब बच्चों जो है, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान हम कैसे करें। तो बच्चों, सकर्मक और अकर्मक की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको प्रश्न बना के, यानी कि उसमें क्या, किसको, व, कहाँ, ये लगा के देख लेंगे। किसको, क्यों और कहाँ, क्या और कहाँ। जैसे बच्चे हंस रहे थे, बच्चे क्यों हंस रहे थे? तो हमें पता नहीं है ना कारण क्यों हंस रहे थे। तो ये हमारा क्या हो गया? अकर्मक का उदाहरण हो गया। बच्चे, इसमें क्या दिया? इसका अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो हमारा प्रश्न बनेगा बच्चे क्यों हंस रहे थे। तो हमें तो रीज़न नहीं पता बच्चे क्यों हंस रहे थे। राम क्यों रो रहा था, वह अपने घर क्यों सो रहा था, वह अपने घर क्या कर रहा था। पेड़ गिर गए, पेड़ क्यों गिर गए? तो हमें रीज़न नहीं पता ना इन सब का, तो ये हमारे अकर्मक हो गए। और जबकि हम देखो अब इनमें करेंगे, इनमें हम प्रश्न बना के देखेंगे, वह अपनी क्या बेचेगा, तो हमें पता है क्या बेचेगा? कार बेचेगा। वे क्या खा रहे थे? वे संतरे खा रहे थे। तो हमें इनका उत्तर पता है ना। तो जो प्रश्न बन जाए और जिसका उत्तर हमें पता हो बच्चों, वो होता है हमारा सकर्मक। और जिसका प्रश्न बनाने पर हमें उसके उत्तर का पता ना चले, वो हो गया हमारा अकर्मक। रवि क्या गाएगा? गाना गाएगा। छात्र क्या खरीद रही थी? छाया क्या खरीद रही थी? फल खरीद रही थी। तो ये हो गया हमारा सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का तरीका। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान हम कैसे करते हैं। वाक्य में क्या, किसको और कहाँ आदि लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलता है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया हो गई। अगर हमें उस प्रश्न का वाक्य में ही उत्तर मिल गया तो वो हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है। अब हम इसका बच्चों प्रश्न बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? रवि क्या पढ़ता है? तो हमें उत्तर पता है ना, रवि
पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक जो है हमारा वो उत्तर हो गया। तो ये क्या हो गई, हमारी सकर्मक क्रियाएं होगी। अब प्रश्न उठता है, एक प्रश्न एग्जाम्पल देखते हैं। शिवानी देखती है, शिवानी देखती है। अब हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा शिवानी क्या देखती है। अब हमें तो नहीं पता शिवानी क्या देखती है, तो इसका कोई उत्तर हमें नहीं मिलता है। किसको देखती है, कहाँ देखती है, इस प्रकार कोई प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। अतः देखना को हम क्या कहेंगे बच्चों, अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, आशा है आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे और अब आपको सकर्मक और अकर्मक को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है।